स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन करा था गॉस थ्योरम और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, अर्थात टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। कोई पता है आपको? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू 1/ε0 times the algebraic sum of all the charges enclosed by it। और इसका एक एप्लीकेशन भी हमने देखा हुआ है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज्ड स्फीयर, अर्थात बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस यदि आपको फाइंड आउट करना है तो आप गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय इट। और आपके पास डेफिनेशन से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस हम निकाल सकते हैं। दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos theta, where theta angle between intensity and area vector ds बार बोलते हैं। और फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करना होता है तो हमको ये भी डेफिनेशन यूज करना होता है और ये भी डेफिनेशन। देखते हैं एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन देखे थे और एक बात देख लो कि एप्लीकेशन फर्स्ट था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। यहाँ पे था सेंटर ऑफ स्फीयर और ये पॉइंट का डिस्टेंस था r फ्रॉम द सेंटर, और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होना चाहिए। पर यूनिट एरिया कहीं पे भी जाओ सेम चार्ज है। तो देखिएगा आपका एप्लीकेशन फर्स्ट था टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर। तो मेरा कंसिडरेशन होगा, कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, आई मीन चार्ज पर यूनिट एरिया इक्वल टू सिग्मा। क्लियर? कंसीडर ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। P is any point at a distance r from it। पॉइंट P का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑन ए स्फीयर। तो बोलूँगा लेट कैपिटल E इज द इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज। क्लियर? अब आपको गॉसियन थ्योरम अप्लाई करना है तो आपको गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होता है जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा Consider a Gaussian sphere of radius r, ताकि वो पॉइंट उस गॉसियन सरफेस पे आता है। ds is elementary area surrounding to point P। फिर बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन एरिया ds that is d phi equal to E ds cos theta, where theta एंगल बिटवीन इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। पर एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल टू एरिया ds और इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी भी नॉर्मल होगा टू एरिया ds। तो एंगल बिटवीन देम 0 होगा, तो दिस इक्वल टू E इंटू ds सिंस थीटा इक्वल टू 0। क्लियर? पहले लेक्चर देख लो, पूरा ध्यान में आ जाएगा। एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ऑल द क्लोज्ड सरफेस, अर्थात दिस गॉसियन सरफेस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल d फाई होगा ओवर ऑल द सरफेस। इस एरिया ds के फ्लक्स आपने फाइंड आउट किए d फाई, और इन d फाई सभी ds के इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समेशन करोगे अर्थात इंटीग्रेशन। तो दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। ये तो बेटा मैंने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ ds होगा और ऑल द सरफेस यस, अर्थात दिस गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे होगा E टाइम्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन स्फीयर। गॉसियन स्फीयर का रेडियस r था तो उसका सरफेस एरिया होगा मैन 4πr² नंबर फर्स्ट। दैट वन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस गॉसियन सरफेस मिल चुका है।
तो पहला एक्सप्रेशन आपको मिला फाई इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर, और ये मिला इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ए गॉसियन सरफेस बाय डेफिनेशन। अब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑल द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय इट, या अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय इट, गॉस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे में लिखूंगा बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू समेशन क्यू आई अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, तो चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर पे चार्ज कितना है, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। नंबर 2 ये भी था इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस क्लोज्ड स्फीयर, और ये भी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन दिस गॉसियन स्फीयर। दोनों को इक्वेट कर दो तो फ्रॉम 1 and 2 कैपिटल ई टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। 4 पाई कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर इस केस में हमको कैपिटल ई का वैल्यू मिलेगा। तो कैपिटल ई इक्वल टू सिग्मा टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर अपॉन में हट है, ये होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, अर्थात इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। बट हमने बोला ये जो चार्ज स्फीयर था आपने सराउंडिंग मीडियम एयर में रखा होगा या वैक्यूम में होगा, तो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और मीडियम कोई और होगा अदर देन एयर, तो उसको अपना अब्सोल्यूट परमिटिविटी होता है इप्सिलॉन। तो यहाँ पे लिखोगे आप E इक्वल टू सिग्मा टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन इप्सिलॉन टाइम्स आर स्क्वायर, और इप्सिलॉन का वैल्यू भी आपको पता है K टाइम्स ऑफ इप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे होगा सिग्मा टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन K इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये होता है और किसी मीडियम के लिए वेयर K इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए मीडियम। कोई प्रॉब्लम मैन? ये था एक एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का। पहले गॉस थ्योरम पढ़ो और सभी लेक्चर्स थोड़े डिटेल पढ़ो, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और ये लेक्चर 3। हमने चलते हैं हम एप्लीकेशन सेकेंड गॉस थ्योरम का। मेरे पास कोई वायर है, सिलेंड्रिकल वायर, और लॉन्ग वायर है अर्थात ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब इसका लेंथ ही पता नहीं और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, पॉजिटिव चार्ज। तो कंसिडर a long cylindrical wire on which positive charge is uniformly distributed। कहीं पे भी जाओ सेम चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया सेम होगा, पर इसका लेंथ ही पता नहीं, तो इसमें मैंने चार्ज कंसिडर किया चार्ज पर यूनिट लेंथ, अर्थात इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो कंसिडर अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, long conductor on which positive charge with charge density lambda uniformly distributed। lambda का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। नोटेशन एक्चुअली वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, इसके यूनिट लेंथ पे कहीं पे भी चाहो चार्ज इक्वल टू लैम्बडा है। तो कंसिडरेशन ध्यान में रखना चाहिए। अपना एप्लीकेशन था to find electric intensity at a point outside the charged cylindrical wire of infinite length या long cylindrical wire को। तो मैंने कंसिडर किया, कंसिडर a cylindrical wire of infinite length on which positive charge is uniformly distributed with linear charge density lambda. P is any point at a distance r from the axis of a cylinder। P is any point at a distance r from the axis of a cylinder। ठीक है, और इस पॉइंट का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो लेट कैपिटल E इज द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विच वी हैव टू फाइंड। अब भाई आपको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, तो आपको एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होता है जिसके अंदर ये चार्ज इनक्लोज होना चाहिए।
पर इसका ही लेंथ पता नहीं, ये इनफाइनाइट लेंथ का था, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर था, तो इसको आप इनक्लोज नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ पे एक सिलेंडर कंसीडर करता हूँ, इतना ही। और इसको मैं बोलता हूँ गॉसियन सिलेंडर। कंसीडर अ गॉसियन सिलेंडर यस ऑफ लेंथ L एंड रेडियस स्मॉल r, ताकि पॉइंट उस गॉसियन सरफेस पे आना चाहिए और उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, जो इस लॉन्ग सिलेंडर का इतना ही चार्ज इनक्लोज करता है ऑफ लेंथ L। तो सामने का केस होगा कंसीडर अ गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस r। तो अभी तक का कंसिडरेशन आपका एप्लीकेशन सेकंड था, टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर। तो कंसिडर अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर अर्थात ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑन विच पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा P is any point at a distance r from the axis of a cylinder and let capital E is the intensity there, जो कि आपको फाइंड आउट करना है। फिर कंसिडर ए गॉसियन सिलेंडर ऑफ रेडियस r and length L. Let ds is elementary area on that Gaussian cylinder surrounding to point P, and therefore by definition electric flux on area ds, that's d phi equal to E ds cos theta, where theta होता है एंगल बिटवीन इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ds बार। पर एरिया वेक्टर नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है और यहाँ पे इंटेंसिटी भी नॉर्मल टू एरिया ds है, तो एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी में अगेन एंगल 0 होगा, तो ये केस होगा E इंटू ds सिंस थीटा इक्वल टू 0 और cos 0 इक्वल टू। अब आपको टोटल फ्लक्स ऑन दिस गॉसियन सिलेंडर फाइंड आउट करना है, तो उसके ऊपर एलिमेंट्री एरिया ds सबके फ्लक्स का सम करो, तो टोटल फ्लक्स ऑन दिस गॉसियन सिलेंडर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल d phi होगा और ऑल द सरफेस यस, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds और ऑल द गॉसियन सरफेस। इंटेंसिटी बाहर लेता हूँ और इंटीग्रेशन ऑफ ds और ऑल द सरफेस यस, E एज इट इज़ होगा और इंटीग्रेशन ऑफ ऑल ds का वैल्यू फाइंड आउट किया, तो इस गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया कंसिडर करो। जबकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आ रही है तो इसका इफेक्टिव एरिया कंसिडर करते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आती है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स नथिंग बट योर ट्यूब्स ऑफ फोर्स कमिंग आउट नॉर्मली होती है थ्रू द गिवन एरिया, और जब आपकी ट्यूब्स ऑफ फोर्स स्टार्ट होती है तो नॉर्मली ही तो स्टार्ट होती है। तो ये ट्यूब ऑफ फोर्स जब बाहर आती है तो हमको बताओ ये जो लैटरल एरिया है सरफेस एरिया ऑफ ए गॉसियन सिलेंडर कर्ड एरिया, उसमें से ही ट्यूब्स बाहर आती है, ऐसा नहीं कि आके वो बेंड होके वो टॉप और बॉटम से बाहर निकले। तो इफेक्टिव एरिया ओनली लैटरल एरिया होगा इस गॉसियन सिलेंडर का, ये ध्यान में रखो। कौन सा एरिया होगा? लैटरल एरिया, कर्ड सरफेस एरिया, और कर्ड सरफेस एरिया होगा पेरीमीटर ऑफ ए बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर होगा 2 पाई r और हाइट होगा L, तो कर्ड सरफेस एरिया ds इक्वल टू 2 पाई r इंटू L होगा नंबर फर्स्ट। ये होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन गॉसियन सरफेस, अर्थात बाय डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन गॉसियन सरफेस इक्वल टू कैपिटल E टाइम्स 2 पाई r इंटू में L, नंबर 1 बोलो। अब हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन गॉसियन सरफेस बाय गॉसियस थ्योरम। तो मैं लिखता हूँ बट बाय गॉसियस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल QI अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है 1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और समेशन ऑफ ऑल QI का मतलब होता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। क्लियर? गॉसियन क्लोज सरफेस। तो इस सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस था उसमें इतने ही लेंथ ऑफ ए कंडक्टर का चार्ज इंक्लूड हो रहा है, और इस कंडक्टर का लेंथ था L और चार्ज पर यूनिट लेंथ था लैम्बडा, तो L लेंथ पे कितना चार्ज होगा? लैम्बडा इंटू L। तो यहाँ पे अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस इक्वल टू लैम्बडा L आता है नंबर 2। तो इक्वेशन 1 में था आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दिस गॉसियन सिलेंडर
और ये भी थी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द गॉसियन सिलेंडर। दोनों को इक्वेट कर दो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैपिटल E टाइम्स 2 पाई R इंटू एल इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन इप्सिलॉन नॉट। एल कैंसिल हो गया, देयरफॉर कैपिटल E इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई R टाइम्स इप्सिलॉन नॉट। ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज सिलेंडर या सिलेंड्रिकल वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर E इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई R टाइम्स इप्सिलॉन नॉट। वहाँ पे लैम्बडा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ध्यान में रखो। और इप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, मतलब यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम क्या कंसिडर किया था, एयर होगा या फिर प्योरली वैक्यूम होगा। और मीडियम और कुछ होता है अदर देन एयर, तो इंटेंसिटी इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई R टाइम्स इप्सिलॉन होगा। और यहाँ पे इप्सिलॉन का वैल्यू आप लिखोगे K टाइम्स ऑफ इप्सिलॉन, तो दैट्स इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई R टाइम्स K इप्सिलॉन नॉट होगा। ये भी फॉर्म ध्यान में रखो। यहाँ पे K होता है डाइलेक्ट्रिक ऑफ ए सराउंडिंग मीडियम, अर्थात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम बोलते हैं। सराउंडिंग मीडियम एयर है तो K का वैल्यू 1 लिखते हैं, ये एक्सप्रेशन आता है। ये होता है मैन मेरा एप्लीकेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर। अब मेरे पास आता है एप्लीकेशन 3 to find electric intensity at a point outside the infinite charged plate। तो मेरे पास कोई मेटेलिक प्लेट होगा और ये इनफाइनाइट एरिया का है, ठीक है। मैंने इतना ही बताया, ये बाउंड्री दे एक्सटेंड किए मैंने अप टू इन्फिनिटी, और इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया ऑन द स्पेस, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट। अब इसका एरिया ही पता नहीं तो इसका टोटल चार्ज पता नहीं है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया कंसिडर करो सिग्मा। तो कंसिडर इनफाइनाइट प्लेट ऑन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, अर्थात चार्ज पर यूनिट एरिया इक्वल टू सिग्मा होगा। और इस प्लेट से R इतने डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा P, तो P इज एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम दिस मेटल प्लेट, चार्ज प्लेट। अब होता क्या है कि ये मेटल प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसके सराउंडिंग उसका इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस होगा, दोनों साइड में भी होगा, इधर भी और इधर भी, सराउंडिंग सभी तरफ। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता ही है, तो इंटेंसिटी पॉइंट P पे भी होगा और इधर भी उसका इंटेंसिटी होगा ही किसी न किसी पॉइंट पे। तो इस पॉइंट P के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मैं और कंसिडर करता हूँ ऑन अदर साइड, सपोज P डैश। कौन सा पॉइंट लिया? P डैश, यहाँ पे। अब इस पॉइंट का इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो लेट कैपिटल E इज द इंटेंसिटी एट पॉइंट P। पर उतने ही डिस्टेंस पे ऑन द अदर साइड ऑफ मेटेलिक प्लेट दूसरा पॉइंट था P डैश, तो वहाँ का भी इंटेंसिटी कितना होना चाहिए? कैपिटल E। और इंटेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड होता है, तो इस चार्ज का इंटेंसिटी एट पॉइंट P आउटवर्ड और इस चार्ज का इंटेंसिटी एट पॉइंट P डैश P आउटवर्ड होगा। ध्यान में आया होगा। तो अभी तक का कंसिडरेशन मेरा एप्लीकेशन क्या था? टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द इनफाइनाइट मेटल प्लेट, चार्ज प्लेट था, इनफाइनाइट चार्ज प्लेट। तो मेरा कंसिडरेशन था, भाई एप्लीकेशन ध्यान में आया होगा, टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेट। तो मैंने कंसिडर किया, कंसिडर मेटल प्लेट, इनफाइनाइट मेटल प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट ऑफ इनफाइनाइट एरिया on which positive charge is uniformly distributed with charge density sigma, अर्थात चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा।
P is any point at a distance r from metal plate. Let capital E is the intensity there. Clear? P dash is the corresponding point on the other side of a metal plate. अर्थात वहाँ पे भी इंटेंसिटी कितना होगा E. Consider a Gaussian cylinder of area of cross section ds. ध्यान में आया? ये कोई सिलेंडर है जो इधर से पास हो रहा है और इस प्लेट में से निकल के इधर है. तो कंसिडर गॉसियन सिलेंडर या गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ds. ये मेटल प्लेट है और इसके पी आर इतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट था, उतने ही डिस्टेंस पे इधर होगा पॉइंट पी डैश. तो मैंने गॉसियन सिलेंडर कंसीडर किया ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ds और यहाँ पे भी इस प्लेट का इतना ही एरिया ये गॉसियन सिलेंडर इंक्लूड करता है. अब लिखते हैं भाई, ध्यान में आओगे सिचुएशन. एप्लीकेशन थर्ड था गॉसेस थ्योरम का, टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द इनफाइनाइट चार्ज मेटल प्लेट. तो कंसीडर इनफाइनाइट मेटालिक प्लेट विथ on which positive charge is uniformly distributed with a charge density sigma, अर्थात चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा. P is any point at a distance r from the metal plate. P dash is the corresponding point on the other side. Let capital E is the intensity at point P. फिर consider a Gaussian cylinder ऑफ लेंथ 2r. इधर भी लेंथ r था और इधर भी लेंथ r था, तो इसका टोटल लेंथ कितना होगा 2r. कंसिडर अ गॉसियन सिलेंडर ऑफ लेंथ 2r एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ds. अब ये पॉइंट पे इस गॉसियन सिलेंडर के इस टिप पे है और इधर भी p डैश है. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल ऑन दिस गॉसियन सिलेंडर. यस इक्वल टू बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा होगा. अब भाई देखा तो इंटेंसिटी इस एरिया डी एस को नॉर्मल है, मतलब एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी का दोनों के बीच में एंगल होगा 0. तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ई डी एस सिंस थीटा इक्वल टू 0. इंटेंसिटी मैंने बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी एस और ऑल द गॉसियन सिलेंडर करोगे. ds मतलब टोटल एरिया होता है इफेक्टिव, जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आती है. भाई इधर पॉजिटिव चार्ज, उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ds में से बाहर आती है. इस एरिया में से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर नहीं आएगा क्योंकि वो ट्रैवल होती है आउटवर्ड नॉर्मली, और वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द अदर साइड इतने एरिया ds में से बाहर आती है, कर्व सरफेस एरिया में से नहीं आती. तो इफेक्टिव एरिया होगा ds प्लस ds दैट्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ds. ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन गॉसियन सरफेस बाय डेफिनेशन. सिमिलरली इसी पार्ट को आप गॉस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं नीचे में लिख देता हूँ. बट बाय गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस फाई इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल क्यू आई अपॉन इप्सिलॉन नॉट बराबर है. अभी इस क्लोज्ड सरफेस जो गॉसियन सिलेंडर था, इसमें कितना चार्ज इंक्लूड हो रहा है, तो इस प्लेट का इतना जो एरिया है ds उसका ही चार्ज इंक्लूड हो रहा है ना. इस गॉसियन सिलेंडर में इतना ही एरिया ds का चार्ज इंक्लोज हो रहा है. तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा था चार्ज पर यूनिट एरिया, तो एरिया ds पे कितना चार्ज होगा सिग्मा ds डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट. ये होता है डेफिनेशन 2. ये भी था इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन गॉसियन सरफेस और ये भी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन गॉसियन सरफेस. दोनों को इक्वेट कर दो, तो मैं नीचे में लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड
कैपिटल ई टाइम्स 2ds इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ds कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर कैपिटल ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ इप्सिलॉन नॉट। ये होता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेट ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। अब बेटे मैंने यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम एयर कंसीडर किया होगा या फिर कंप्लीटली वैक्यूम होगा, कोई और मीडियम होता है अदर देन एयर, तो आपको इप्सिलॉन का वैल्यू रिप्लेस करना होता है बाय परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, अर्थात एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो ये आपका एक्सप्रेशन होगा कैपिटल ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ इप्सिलॉन, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ के इप्सिलॉन नॉट। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सराउंडिंग मीडियम। तो ये होता है बेटा एप्लीकेशन नंबर 3, थोड़ा ध्यान में रखो और इसका पढ़ाई करो, और लेक्चर्स आपने कंटिन्यू देखते रहना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नोट्स वगैरह बनाओ, थोड़ा प्रॉपर पढ़ो। इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, करूँगा एक पीरियड में। बिफोर दैट हमको देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी हम सबको पता है कि द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू चेंज इन स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम, दैट वन कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, सबको पता है। और कोई वर्क पावर एनर्जी में भी हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। फिर वो कोई भी सिस्टम रहे, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो पहले सुनिएगा, मेरे पास कोई पॉइंट स्टैटिक चार्ज होगा Q ऑफ मैग्नीट्यूड, Q कूलम पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा कोई मेरे पास टेस्ट चार्ज होगा Q नॉट सपोज, वो भी पॉजिटिव होगा, जस्ट कंसिडर। क्लियर? और ये चार्ज पहले आपका पोजीशन A पे होगा, उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट स्टैटिक चार्ज Q दैट्स इक्वल टू R1 होगा। R1 इज द डिस्टेंस ऑफ टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट स्टैटिक चार्ज Q। अब हमको बताओ ये पॉजिटिव चार्ज अर्थात टेस्ट चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस के बाहर, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं है अभी। अब इस चार्ज को हमको ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को बाय द वे रिपेल कर रहा होगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन? F इक्वल टू बाय कूलम्स लॉ Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर सराउंडिंग मीडियम इप्सिलॉन फ्री स्पेस है, एयर होगा या फिर कंप्लीटली वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस है, ये दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में है। और इनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बाई कूलम्स लॉ, तो Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होगा। क्लियर? इतने फोर्स से ये चार्ज उसको रिपेल कर रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, आउटवर्ड, ध्यान में रखो। और मैंने इस चार्ज को पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक डिस्प्लेस किया होगा लाइक सच। ध्यान में आ रहा है? और इस पॉइंट बी का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट स्टैटिक चार्ज R2 है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया तो बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? R1 माइनस ऑफ R2। क्लियर हुआ है कि नहीं बताओ? यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया हुआ है। अब इसको डिस्प्लेस किया, कोई ना कोई फोर्स एक्ट हुआ होगा और इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क डन परफॉर्म हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर रिपेल कर रहा था, आपने डिस्प्लेस इधर किया है, मतलब वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स परफॉर्म हुआ। टोटल वर्क डन तो नहीं, पर पहले मैंने समझो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस किया और इतना डिस्टेंस dr होगा यहाँ से यहाँ तक। और इतना डिस्प्लेस करने में विथ स्मॉल एलिमेंट dr अलॉन्ग दिस पाथ A to B कितना वर्क डन परफॉर्म हुआ होगा?
तो वर्क डन परफॉर्म्ड इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही फॉर्म होता है। फोर्स था मेरे पास Q टाइम्स Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है dr। पर बात ये रही कि ये जो फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो तो आउटवर्ड एक्ट हो रहा है उस डायरेक्शन में, और इसका डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ है, तो वर्क डन पक्के में नेगेटिव होगा। Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आप सभी जानते हैं, क्लियर। दिस इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। चलो ये तो एक छोटा सा वर्क डन था, सॉरी dW ड्यूरिंग दिस dr, इतना ही चार्ज मेरा डिस्प्लेस हुआ है। और अब आपको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है टू डिस्प्लेस द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू ऐसे कई सारे dr डिस्प्लेसमेंट हो चुके हैं, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल dr आएगा कहाँ से कहाँ तक A टू B। भाई dr का वैल्यू आप पुट अप कर दो, कितना था आपके पास माइनस Q टाइम्स ऑफ Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और इनटू में कितना था dr। कर इसको मिटा देता हूँ। दिस इक्वल टू माइनस टाइम्स Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dr फ्रॉम A टू B। अब A टू B है तो इंटीग्रेशन ये आर स्क्वायर भी बाहर नहीं ले सकते क्योंकि आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, तो ये आर स्क्वायर इंटीग्रेशन में होगा, बाकी कांस्टेंट क्वांटिटी। अब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू r कर रहा है तो हमको A से लेकर B तक r के लिमिट पुट अप करना है, तो ये r A पे कितना था r1 और B पे कितना होगा r2, तो मैं यहाँ पे r का वैल्यू लिख देता हूँ r1 और यहाँ पे r2। ये होगा माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/r, सबको पता है 1/r का डेरिवेटिव आता है -1/r स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू r होगा 1/r और उसको लिमिट पुट अप करना होगा r1:r2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो आपको टोटल वर्क डन मिलता है इन डिस्प्लेसिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B माइनस, और ये माइनस दैट्स इक्वल टू प्लस होगा, और Q टाइम्स ऑफ Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में होगा मेरे पास 1/r और उसको लिमिट पुट अप किया r1:r2। तो Q टाइम्स Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे लिमिट पुट अप किया तो 1/r2 माइनस 1/r1 और दैट वर्क डन नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हो गया। तो ये होता है चेंज। भाई मैंने वर्क डन पहले ही अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट किया है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती। और मैंने ये वर्क डन फाइंड आउट किया तो मैंने पहले ही निगेटिव साइन दे रखा था, मैंने वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट किया था। तो ये वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम आया है। तो इस चार्ज टेस्ट चार्ज Q नॉट उसको अगर पॉइंट A टू पॉइंट B डिस्प्लेस करते हैं तो इस सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का इतना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, इस सिस्टम में स्टोर होता है इतना एनर्जी। अब समझो ये टेस्ट चार्ज इनिशियली इन्फिनिटी पे होगा तो R1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी पे होगा, मतलब इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो वो टेस्ट चार्ज आपका इन्फिनिटी पे होगा, तो उसका इनिशियल डिस्टेंस R1 इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। और उसको मैंने डिस्प्लेस करते करते इस पॉइंट पे लाया, सपोज उसका डिस्टेंस नाउ r है फ्रॉम दिस पॉइंट स्टैटिक चार्ज, तो यहाँ पे r2 का वैल्यू होगा r। तो यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा Q टाइम्स Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में होगा 1/r2 का वैल्यू 1/r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी का वैल्यू होगा 0। तो यहाँ पे होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/r। ध्यान में आया मन? ये था
वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट ऑफ ए सिस्टम। ध्यान में रखो। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम भी बोल सकते। अब चलो, ये चार्ज क्यू नॉट मैंने डिस्प्लेस करा है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r और मल्टीपल में क्यू नॉट। ये था पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एट ए पॉइंट इन चार्ज क्यू नॉट। और चार्ज क्यू नॉट के बजाय मेरे पास अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। क्या होता है मैम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जरा प्यार से पढ़ो, बुक्स का PDF आपके पास है, स्टेट बोर्ड के बुक्स पढ़ो, लेक्चर्स देखो, कोई डिफ़िकल्टी रही कांटेक्ट करो, और वैसे मैटर में भेज दूंगा, डोंट वरी।